Good morning, all of you. My name Arvind Kumar Arya, Assistant Professor B.Ed Faculty, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महालदा, ललितपुर से। पिछले वीडियो में B.Ed सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में पढ़ा था। आज उसकी ये लास्ट क्लास होगी। आज बौद्धकालीन शिक्षा के गुण, दोष और उसका भारतीय आधुनिक शिक्षा में महत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गुण के बारे में जानते हैं। तो इसके गुणों में सबसे पहला गुण है आपका केंद्रीय प्रशासन। केंद्रीय प्रशासन वैदिक कालीन शिक्षा में जो गुरुकुल थे, गुरुओं के अंडर में थे। प्रत्येक गुरुकुल का गुरु होता था और उसी का उस पर अधिकार होता था। लेकिन बौद्धकालीन शिक्षा में मठों और विहारों पर व्यक्तिगत किसी भी भिक्षु का अधिकार नहीं था, बल्कि जो बौद्ध भिक्षु जो होते हैं उनका एक संघ था और उन्हीं संघों के अधिकार में सारे मठों और विहारों को रखा गया था। इसलिए मठों और विहारों में शिक्षा में एक रूपता थी और समानता थी। जो भी पाठ्यक्रम था वो सभी जगह एक सा रहता था। सेकंड पॉइंट है अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी। किसी प्रकार का मठों और विहारों में शुल्क नहीं लिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती थी मठों विहारों में प्रवज्ञा संस्कार के बाद, तो उसमें निःशुल्क शिक्षा ही बच्चे प्राप्त करते थे। इसका दूसरा गुण था। तीसरा गुण है सभी स्तरों पे सभी प्रकार की समान शिक्षा। सभी स्तरों पे सभी प्रकार की समान शिक्षा का मतलब होता है सभी स्तरों पे, प्राथमिक शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो या भिक्षु शिक्षा हो, सभी जगह पे जितने भी मठ और विहार थे सभी जगह पे समान शिक्षा मिलती थी। किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। सभी को शिक्षा के समान अवसर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बौद्धकालीन शिक्षा का, जो कि वैदिक काल में नहीं था। प्रत्येक बच्चे को, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, जो वैदिक काल में शूद्र वर्ण के बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती थी, बौद्धकालीन शिक्षा में सभी वर्णों के बच्चों को समान शिक्षा मिलती थी। किसी प्रकार का वर्ण के आधार पर भेदभाव नहीं था। जो योग्य होगा उसको शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा के व्यापक उद्देश्य भी थे। मतलब इसमें शारीरिक शिक्षा से लेके शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक विभिन्न प्रकार की शिक्षा के द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती थी। इसलिए इनका उद्देश्य भी बहुत ही व्यापक था। इसके बाद आती है शिक्षण विधियों का। उचित शिक्षण विधियों के द्वारा शिक्षा दी जाती थी। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां थीं। मौखिक, लिखित, भ्रमण विधि, देशाटन विधि हो गई है, जिसमें स्वयं बच्चा जाके भिक्षा भी मांगता था और वहां से स्वयं अनुभव करके बहुत कुछ सीखता भी था। शिक्षा की भाषा क्या थी? पाली भाषा में, जो कहते हैं कि उस समय पे पाली भाषा थी, पाली भाषा के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। ये भी एक गुण है। गुरु शिष्य अनुशासन, मतलब गुरु शिष्य अनुशासित था बहुत ज़्यादा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गुरु और शिष्य के बीच में पिता और पुत्र के समान संबंध था। ऊपर से प्रेम बरसता था, पिता जो है वो प्रेम बरसाता था और नीचे से श्रद्धा उमड़ती थी, या जो शिष्य था वहाँ से श्रद्धा उमड़ती थी। इसलिए बहुत ही मधुर संबंध थे। स्त्रियों के लिए समान शिक्षा। पहले बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन बाद में उनको भी शिक्षा दी जाने लगी और सभी को मठों और विहारों में शिक्षा प्राप्त करने के अधिकार हो गए हैं। व्यावसायिक शिक्षा में कृषि शिक्षा, पशुपालन, विभिन्न प्रकार की शिक्षाएं दी जाने लगी। ये भी एक बहुत ही बड़ा गुण था। इसके बाद बौद्धकालीन शिक्षा के दोष कौन कौन से थे? तो सबसे पहला दोष था वो था आय के अनिश्चित स्रोत। उस समय पे आय के अनिश्चित स्रोत थे। जो भी राजा थे वो अपनी इच्छा से दान देते थे। अगर नहीं देना चाहते हैं तो किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं था, जिससे कि बहुत सारी समस्याओं को झेलना पड़ता था समय समय पे। अमनोवैज्ञानिक पाठ्यचर्या, या बोल सकते हैं कि अमनोवैज्ञानिक पाठ्यचर्या भी थी। इसमें सीधा सीधा प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, इस तरीके से शिक्षा की जो संरचना थी वो कैसी थी?
अमनोवैज्ञानिक। जब शिक्षा की संरचना अमनोवैज्ञानिक थी तो पाठ्यचर्या भी अमनोवैज्ञानिक होगा। तो इस तरीके से पाठ्यचर्या को सिर्फ 3 भागों में बांटा गया था, जो कि मनोवैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा, शिशु शिक्षा हो गई है, प्राथमिक शिक्षा हो गई है, माध्यमिक, कुछ इस तरीके से उस समय पे शिक्षा को नहीं बांटा गया था। और इसके बाद तीसरा दोष है कठोर अनुशासन। अनुशासन बहुत ही कठोर था। इतना कठोर अनुशासन होने के बाद बच्चे मठोर व्यवहारों से भाग जाते थे या बहुत ज़्यादा उन्हें समस्या होती थी और उस समस्याओं के साथ वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। प्राचीन शिक्षण विधियाँ, उस समय में अमनोवैज्ञानिक विधियों के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। प्राचीन शिक्षण विधियों के द्वारा ही शिक्षा दी जाती थी। तो हम बोल सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का अभाव था। मनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का अभाव था। इसके बाद स्त्री शिक्षा। स्त्रियों को शिक्षा तो दी जाती थी, लेकिन पूर्णतः जिस प्रकार से पुरुषों को शिक्षा दी जाती थी मठोर व्यवहारों में, स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करने के लिए इतनी स्वतंत्र नहीं थी और वो एक लिमिट में ही, या बोल सकते हैं कि जो राजघराने की लड़कियां हैं या जो उच्च वर्ग की या धनी वर्ग की पुत्रियां हैं वही शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। इसके बाद आता है आधुनिक शिक्षा पर बौद्धकालीन शिक्षा का प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव हो गया शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत। शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण की शुरुआत मतलब वैदिक काल में शिक्षा पर गुरुकुलों और आश्रमों पर गुरुओं का अधिकार था, लेकिन बौद्ध काल में बौद्ध संघ का उन पर अधिकार था। इसी प्रकार से आज भी हमारे भारत देश में शिक्षा पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार का शासन है और उन्हीं के अंडर में शिक्षा सभी को दी जाती है। दूसरा हो गया शिक्षा के विभिन्न स्तरों का विभाजन। वर्तमान समय में जो शिक्षा का विभिन्न स्तरों में जो विभाजन है, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, ये किसकी देन है? ये बौद्धकालीन शिक्षा की देन है। आप मान सकते हैं कि उस समय जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, भिक्षु शिक्षा में शिक्षा को बांटा गया था, उसी के आधार पर आज भी शिक्षा को विभिन्न भागों में बांटा जाता है। विस्तृत पाठ्यचर्या, उस समय भी विस्तृत पाठ्यचर्या थी जिसमें शारीरिक शिक्षा से लेकर आध्यात्मिक शिक्षा तक बच्चे का विकास किया जाता था और आज भी विस्तृत पाठ्यचर्या को शिक्षा में रखते हैं, शिक्षा के पाठ्यक्रम में रखते हैं। इसलिए वर्तमान समय में शिक्षा की जो पाठ्यचर्या है उसमें भी बहुत शिक्षा से एक देन मिलती है। स्वाध्याय शिक्षण विधियों का शुभारंभ। स्वाध्याय शिक्षण विधियाँ जो है स्वाध्याय स्वयं अध्ययन करके उस समय पे बच्चों को सिखाया जाता था और वर्तमान समय में भी बच्चों को स्वयं सीखने पर जोर दिया जाता है, जो कि बौद्धकालीन शिक्षा की देन है। गुरु शिष्य के बीच में मधुर संबंध, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उस समय पे बहुत ही मधुर संबंध था, पिता पुत्र के समान संबंध था और आज भी हमें उससे एक सीख लेनी चाहिए। आधुनिक शिक्षा में, वर्तमान शिक्षा में बहुत ही गुरु शिष्य संबंध उतने मधुर नहीं रहे हैं, तो हमें एक सीख मिलती है और हमें एक सीख लेनी चाहिए जिससे कि वर्तमान समय में भी हम गुरु शिष्य संबंध को मधुर बना सकें। जन शिक्षा की शुरुआत भी मान सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा में वर्ण व्यवस्था को तोड़कर, वर्ण व्यवस्था के आधार पर शिक्षा न देकर सभी को शिक्षा दी जाती थी और आज भी भारत देश में वर्तमान समय में सभी वर्ण के या सभी जाति और सभी समाज के बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जो कि बौद्धकालीन शिक्षा की एक महत्वपूर्ण आधुनिक शिक्षा को देन है। इस प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा का चैप्टर आज समाप्त होता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन शिक्षा, मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में आपको बताएंगे। आज के लिए इतना ही। खुश रहें, स्वस्थ रहें, घर पर रहें। नमस्ते।